नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं एमपीपीएससी के द्वारा यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आपका 2025 में और 2024 में आपका जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार यानी जो सहायक पंजीयक है आपका औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग के द्वारा जो आपका नोटिफिकेशन आपका 2024 में जारी हुआ था, जिसका 8 दिसंबर 2024 को इसका जो एग्जाम हुआ था, इसके पेपर को आज हम सॉल्व देखने वाले हैं। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके जीएस के हैं और 100 क्वेश्चन आपके मैनेजमेंट से। यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं सोसाइटी मैनेजमेंट से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाले। तो 150 ही क्वेश्चन को इसमें हम पार्ट ए और पार्ट बी को कंप्लीट देखेंगे ऑफिशियल आंसर की के साथ, जो कि आपकी एमपीपीएससी की ऑफिशियल आंसर की फाइनल आंसर की जारी की गई थी। तो उसी के आधार पर हम यहाँ पर सभी आंसर को देखेंगे और लास्ट में इसके हम आंसर की को भी शो करेंगे। कि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो उस क्वेश्चन को आप आंसर की से कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको कि सही सही आंसर आपको बताने की। इसके अलावा आप इसका जो नोटिफिकेशन है 2025 के लिए, इसको जारी कर दिया गया है और इसका 1 से 2 दिन पहले यानी कुछ समय पहले आपका सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। तो इन सभी को आपको देखने के लिए उन दोनों की लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उनको देख सकते हैं। अब इस पेपर को आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है, यानी देख लेना है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि सिलेबस से कैसा क्वेश्चन आता है और आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखेंगे, क्योंकि इससे संबंध जैसे कोई अपडेट आएगा, इसके ऑनलाइन फॉर्म जैसे ही स्टार्ट हो जाएंगे तो उसका भी अलग से कंप्लीट वीडियो बना देंगे। और जो अपडेट से जो भी कोई अपडेट आती है तो उसकी भी जानकारी आपको इसी चैनल पर दे दी जाती है समय समय पर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखें। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो इसका जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है वही हम यहाँ पर इसकी पीडीएफ ओपन कर लिए। यहाँ पर देखिए 150 क्वेश्चन है, जो कि आपके टोटल 450 नंबर का आपका पेपर था और 50 नंबर का आपका इंटरव्यू यहाँ पर रहने वाला है। इन सभी को आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखेंगे आप तो इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है। यदि आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 3 नंबर दिया जाएगा और क्वेश्चन यदि गलत कर देते तो आपका 1 नंबर यहाँ पर काट लिया जाएगा। तो इनको आप यहाँ पर देख सकते हैं और बाकी की सभी जानकारी सिलेबस हमने कंप्लीट बता दी है, तो उनके सिलेबस को देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पेपर का सेट सीरीज ए है, इसी के आधार पर हम आपको आंसर की से आपको आंसर बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो पहले का आंसर होगा बी, यानी 1172 मीटर, ये जो कि बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है, ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? दूसरे का आंसर होगा बी, यानी 724 किलोमीटर। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में किस दो माह को गर्मी की द्वितीय ऋतु कहते हैं? तो तीसरे का आंसर देख लेते हैं। आंसर होगा ए, सितंबर से अक्टूबर माह को जैसे द्वितीय गर्मी के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है, और जैसे कार्तिक मास की हीट के नाम से भी यहाँ पर आप पढ़ते होंगे। जब जियोग्राफी आपने पढ़ी तो उसमें भी आपने ये टर्म आपने सुना होगा। नेक्स्ट देखते हैं आप, एल्यूमिनियम धातु का अयस्क निम्नलिखित में से कौन सा है? एल्यूमिनियम धातु का अयस्क कौन सा है? तो चौथे का आंसर होगा सी, बॉक्साइट। कहने का मतलब ये जो बॉक्साइट है किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 5 का आंसर होगा बी, 1962 में। और आपका जो वही 16 फरवरी को प्रीलिम्स लगा हुआ है, तो उसमें भी आपका ये सब जीएस का पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको रिवीजन करके जाइए, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आपके यहाँ पर ये रिपीट हो जाते हैं। और इसके पहले जो पेपर हैं उनको भी हमने प्लेलिस्ट बना दी, सभी को कंप्लीट कर दिया, तो उनको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? तो आंसर होगा डी, बैतूल जिले में। मोहर उपबेसिन निम्नलिखित में से किस कोयला क्षेत्र में स्थित है? मोहर उपबेसिन निम्नलिखित में से किस कोयला क्षेत्र में स्थित है? तो आंसर होगा डी, सिंगरौली कोयला क्षेत्र में। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब नॉर्मल किताब हम नहीं पढ़ते हैं। अब जो यहाँ पर आपको जो नए टर्म दिख रहा है आपको इनको नोट करके जरूर जाइए। मध्य प्रदेश में जेट्रोफा से बायोफ्यूल, अब जेट्रोफा क्या, जैसे आप अन्य नाम में आपने पढ़ा होगा रतनजोत, इसे रतनजोत के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब मध्य प्रदेश में जेट्रोफा से बायोफ्यूल यानी जो बायोडीजल है बनाने का संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो आंसर होगा सी, मंडला जिले में। नेक्स्ट है, गांधी सागर बांध से नहरों के द्वारा सर्वप्रथम सिंचाई निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? आंसर होगा बी, 1960 में। नेक्स्ट है, अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र किस कोयला क्षेत्र में स्थित है? अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र किस कोयला क्षेत्र में स्थित है? तो आंसर होगा ए, सोहागपुर कोयला क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए, ये आपका इंग्लिश में दिया गया है, तो आप चाहते हैं इसको वीडियो को रोककर इंग्लिश में भी देख सकते हैं। आंसर सभी के यहाँ पर सेम रहने वाली है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ष 2023-24 में
मध्य प्रदेश मसाला फसलों के उत्पादन में देश में कौन से स्थान पर रहा है? तो आंसर होगा ए, ये पहले स्थान पर रहा है मसाला उत्पादन में। नेक्स्ट है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? तो आंसर होगा चंबल नदी पर। आप चाहें तो इसकी कमेंट में आप लंबा जरूर बता सकते हैं कि इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता आप बता सकते हैं कितनी है। वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश ध्यान दीजिए, वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश बाल बजट के अनिवार्य भाग के रूप में प्रस्तुत करने वाला देश का कौन से क्रम का राज्य है? तो 13 का आंसर देख लेते हैं। आंसर होगा डी, यानी पहला। कहने का मतलब ये है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने बाल बजट के लिए अलग से पेश किया है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो 14 का आंसर होगा डिंडोरी। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो डिंडोरी है। अब वीडियो को इसके मत कीजिए क्योंकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को यहाँ पर करने वाले हैं। आधी अधूरी जानकारी आपको यहाँ पर किसी प्रकार की अधूरी जानकारी नहीं दी जाती। यदि अधूरी जानकारी है तो उसको हम वीडियो बनाते ही नहीं है। आप सभी देख चुके होंगे जो हमारे स्टूडेंट पहले से सब्सक्राइबर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मालवा का लोक नृत्य है? इनमें से आपको बताना है कौन सा लोक नृत्य मालवा का। तो आंसर होगा मटकी। और यहाँ पर जी आपकी राई बधाई परधौनी, ये सभी आपके क्या, जैसे जी राई बधाई आपके क्या बुंदेलखंड के लोक नृत्य हैं। और जो परधौनी क्या है तो ये जनजातीय नृत्य है। नेक्स्ट देखती है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों को उनके कार्यकाल के क्रम में अब आपको व्यवस्थित करना है, यानी बताना है कौन सा राज्यपाल का पहले कार्यकाल रहा है। तो 16 का आंसर देख लेते डायरेक्ट हम बी। तो सबसे पहले यहाँ पर हरिविनायक पाटस्कर थे, उसके बाद निरंजन नाथ बांचू, उसके बाद भगवत दयाल शर्मा और उसके बाद भाई महावीर स्वामी, भाई महावीर। तो इससे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपने इसको पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, मिलेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इन सही नहीं है। ध्यान दीजिए कौन सा कथन सही है और नहीं है, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना, नहीं तो आपको क्वेश्चन आप गलत कर देंगे और आपका यहाँ से नंबर कट जाएगा। क्योंकि एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन में। आपने देखा होगा कि कट ऑफ से एक नंबर से स्टूडेंट सैकड़ों हजारों स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं और अंदर हो जाती हैं। तो मिलेट यानी जो मोटा अनाज होता है उसके संबंध में बताना है कौन सा कथन में से गलत है। अब आपको सही पता होगा तब आप गलत को छांट पाएंगे। तो ध्यान से देख लेते हैं कि स्टेटमेंट को। तो इसका गलत आंसर होगा पहले बी। अब यहाँ पर अब आंसर सही देख लेते हैं हम। तो मिलेट को सुपर फूड के नाम से जाना जाता है, ये सही है। ये जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीले होते हैं, ये भी सही है। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया था, तो ये भी सही है। गलत क्या है, इनसे गेहूं और धान की तुलना में सिंचाई से अधिक पानी की आवश्यकता होती है, तो ये क्या है, गलत है। क्योंकि इसमें पानी की आवश्यकता कम होती है। जैसे हमने ज्वार देखा होगा, बाजरा देखा होगा, ये आपकी जो उबड़ खाबड़ मिट्टी भी होती है, खेती होती है, उसमें भी इनकी फसल आसानी से हो जाती है। और एक क्वेश्चन और आपका करंट अफेयर्स का, कि हाल ही में मिलेट खाने से जो आपका रागी होता है या कोदो कुटकी सॉरी, तो जो आपका हाल ही में मध्य प्रदेश का कौन सा नेशनल पार्क जैसे हाथी की मृत्यु हुई, उसको आप रिसर्च करके आप देख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश लेवल में आपका ये क्वेश्चन चर्चा में न्यूज रही थी। जैसे आपके बांधवगढ़ है या इनमें से आपको बताना है कौन सा था, इसको आपको चेक करके जरूर रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित विधानसभा अध्यक्षों में से सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा है? तो 18 का आंसर होगा डी। इनमें से बताना है आपको, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित विधानसभा अध्यक्षों में से सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? तो 18 का आंसर होगा डी, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल का। मध्य प्रदेश में पैसा नियम कितने विकास खंडों में लागू किया गया है? तो 19 का आंसर होगा सी, 89 केंद्रों में। अब आपको बताना है कि पैसा अधिनियम आया कब था और पैसा का फुल फॉर्म क्या है। आप चाहें तो इसको कमेंट करके बता सकते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो 20 का आंसर होगा रतलाम। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आपका इंग्लिश में दिया गया है, तो इसको आप रोककर इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा आयोजित कहाँ किया गया? भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 21 का आंसर होगा सी, उत्तराखंड के द्वारा। वैश्विक पहल जिसमें ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप किसके द्वारा शुभारंभ किया गया? तो 22 का आंसर होगा बी, यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सड़क संबंधी समस्याओं की सीधी रिपोर्टिंग के संबंध में मध्य प्रदेश शासन ने GIS आधारित किस मोबाइल ऐप का प्रारंभ किया है? तो 23 का आंसर होगा बी, सॉरी ए, लोकपथ। आंसर होगा लोकपथ। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्सव अभियान की शुरुआत कब की गई? तो 24 का आंसर होगा बी, 2 अक्टूबर 2024 को। अब यहाँ पर से आपके दो क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि धरती आबा के नाम से ये किसका निकनेम है, किसका उपनाम है, या किसी इन्हें धरती आबा के नाम से जाना जाता है। और ये योजना आपकी
कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2024 को। जैसे भगवान बिरसा मुंडा के लिए यहाँ पर ये जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT मुंबई का स्थान क्या है? तो 26 का आंसर होगा 118। नेक्स्ट देखिए, 28वां IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में विजेता कौन है? तो 27 का आंसर होगा ए, पंकज अडवाणी। नेक्स्ट देख लेते हैं, फास्टर 2.0 पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? तो 28 का आंसर होगा बी, भारत उच्चतम न्यायालय के द्वारा यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ये जारी किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2024 में मध्य प्रदेश पर्यटन का फेस किसे नियुक्त किया गया है? तो 29 का आंसर होगा सी, पंकज त्रिपाठी। फेस का मतलब क्या है? एम्बेसडर, जिसे आप एम्बेसडर बोलते हैं, पंकज त्रिपाठी को किया गया है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो 30 का आंसर होगा सी, इनमें से मध्य प्रदेश। ये आपका इंग्लिश में दिया गया है, तो आप इसको रोककर इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से हम आपको इंग्लिश में भी रोककर बताते जाएंगे। नेक्स्ट है, यदि कोई कथन या अभिव्यक्ति वाक्य, तो क्वेश्चन नंबर 31, यदि कोई कथन या अभिव्यक्ति वाक्यात्मक रूप से सही है तो निष्पादन के दौरान त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। जो सामान्य निष्पादन को बाधित करती है उसे क्या कहा जाता है? 31 का आंसर देख लेते हैं, आंसर होगा डी, एक्सेप्शन, इसे एक्सेप्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विदिशात्मक है? इनमें से आपको बताना है। तो 32 का आंसर देख लेते, आंसर होगा 32 का सी, डेटा बस। ये आपका कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कीलॉगर क्या है? कीलॉगर है, इनमें से आंसर होगा आपका, आप भी मन में सोचते जाइए और आप आंसर मिलाते जाइए कि कितना आपका सही हो रहा है। आंसर होगा सी, दैनिक कीबोर्ड उपयोग का लॉग बनाता है। कीलॉगर क्या है? तो दैनिक कीबोर्ड के उपयोग का जो लॉग बनाता है। नेक्स्ट है, डैश एक त्रिआयामी कंप्यूटर जनित स्थिति है जो वास्तविक दुनिया का अनुसरण करती है और उपयोगकर्ता वस्तुओं के साथ बातचीत करते हुए उसे डूबकर पर्यावरण का पता लगाती हैं। तो ये इनमें से आपको बताना है कि क्या है। तो 34 का आंसर होगा ए, वर्चुअल रियलिटी। जैसे आप 3D, जो आपको वीडियो को में आपका जो 3D स्क्रीन देखते हैं, ये इसी प्रकार का आपका ये है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मानक रूप से व्यावसायिक दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान किसके रूप में जाना जाता है? 35 का आंसर होगा ए, EDI के रूप में। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, डैश एक इंटरनेट का पता है एवं एक अद्वितीय संख्या है जो इंटरनेट से जुड़े डिवाइस की पहचान करती है। तो ये आपको बताना है इनमें से क्या है? तो 36 का आंसर होगा बी, IP एड्रेस। अब आपने जब इस प्रकार से भी कोई आप वेबसाइट देखते हैं या खोलते हैं तो आपको इस प्रकार से एक 1 पॉइंट इस प्रकार से आपको नंबर आपको लिखा दिखता होगा, वही क्या है आपका ये IP एड्रेस है। नेक्स्ट है, डैश प्रोटोकॉल दो कंप्यूटर के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। तो बताना है 37 का आंसर क्या होगा? तो ये है FTP। अब इनके आप फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी FTP, इनके आप फुल फॉर्म भी याद करते जाइए, क्योंकि फुल फॉर्म भी आपके यहाँ पर देख सकते हैं आप, 1 से 2 फुल फॉर्म भी यहाँ पर हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। डैश ड्राइविंग लाइसेंस, मार्कशीट आदि सहित विभिन्न दस्तावेजों के डिजिटल संस्करण तक पहुँचाने की अनुमति देता है, जो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। इनमें से आपको बताना है कि क्या है? तो 38 का आंसर होगा डिजी लॉकर। जो आजकल तो आप जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज स्टूडेंट हैं उनके लिए भी आपका ये डिजी लॉकर जो आपका अपार ID होती है वो आपको बनाया जाता है। ये क्या है? वही आपका ये डिजी लॉकर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? 39 का आंसर होगा बूटिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, जब कोई हैकर किसी अनधिकृत उपयोगकर्ता को अवैध अनुरोधों के साथ किसी सेवा उपकरण या किसी संसाधन तक पहुंचने से सीमित करता है तो इस परिदृश्य को क्या कहा जाता है? इसको DOS। जब कोई हैकर किसी अनधिकृत उपयोगकर्ता को अवैध अनुरोधों के साथ किसी सेवा उपकरण या किसी संसाधन तक पहुंचने से सीमित करता है तो उसे क्या कहते हैं? DOS, डिनायल ऑफ सर्विस। इनकी अब इंग्लिश में भी आप देखते जाइए और इनको आप याद करते जाइए। नेक्स्ट है, किस कल्चुरी नरेश को उज्जैनी भुजंग भी कहा जाता है? तो 41 का आंसर होगा डी, किस कल्चुरी नरेश को उज्जैनी भुजंग भी कहा जाता है? तो ये क्या है आपका? केयूर वर्ष या युवराज देव प्रथम को ये कल्चुरी भुजंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, 1920 में रतौना सत्याग्रह मध्य प्रदेश के किस जिले से हुआ था? तो 42 का आंसर होगा ए, सागर। अभी सागर से 6 से 7 किलोमीटर आगे आपका भोपाल रोड पर जब स्टेशन से जाएंगे आपको तो वहाँ पर
गांव मिलता है रतौना, ये वही रतौना आपका यहाँ पर ये सत्याग्रह 1920 में आपका ये यहाँ से आपका कसाई खाना आंदोलन भी शुरू हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्रिटिश सरकार को ख़त्म करने के लिए देवी से प्रार्थना की गई थी। इस प्रार्थना को किसने लिखी थी? ब्रिटिश सरकार को ख़त्म करने के लिए देवी से प्रार्थना की गई थी। इस प्रार्थना को किसने लिखी थी, यानी प्रार्थना को किसके द्वारा लिखा गया था? तो 43 का आंसर देख लेते हैं। आंसर होगा ए और डी। ए और डी यहाँ पर माना गया है, तो रघुनाथ साय और शंकर साय। अब ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपके अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कि आप नॉर्मल किताबों में नहीं पढ़ते हैं, तो इनको आप नोट करते जाइए और रिवीजन समय समय पर करते जाइए, क्योंकि क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाता है, तो आप 1 से 2 नंबर आप एक्स्ट्रा यहाँ पर आगे पा सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आप, किस जनजाति योद्धा को आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान जेल भेज दिया गया था? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है, तो इसको आप जरूर याद रखें। तो 44 का आंसर होगा, आपको बताना है क्या होगा, तो आंसर होगा भीमा नायक को। नेक्स्ट है, अगर ये जनजाति अपने किसके लिए जानी जाती है? तो 45 का आंसर होगा सी, लोहे शिल्प के लिए ये जानी जाती है, लोहे का काम करने वाली। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्वरयती क्या है? तो 46 का आंसर होगा, हम देख लेते हैं, आंसर होगा सी, बुंदेलखंड का भित्ति चित्र। अब वैसे रूप से ध्यान दीजिए, आप बुंदेलखंड का कुछ ना कुछ यहाँ पर कोई भी एग्जाम देखें तो बुंदेलखंड का एक न एक कुछ ना कुछ चीज़, जैसे आपका आर्ट एंड कल्चर हुआ या चित्रकला हुआ या लोकनाट्य हुआ, इस प्रकार से आप इनको जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि एक क्वेश्चन आप चाहे पीएससी में देख लेंगे, स्टेट सर्विस में, या चाहे यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आप, घेला और बीदड़ी उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो 47 का आंसर होगा बी, ये गोंड के द्वारा मनाया जाता है, तो घेला और बीदड़ी उत्सव। शरद जोशी एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक उनके द्वारा नहीं लिखी गई है? तो 48 का आंसर होगा सी, लाठी और भैंस। ये किसकी है? तो आपने जो गुलाबी उर्दू के जनक हैं उनके द्वारा आपकी लिखी गई है। तो आपके जो मुल्ला रमूजी है या इनकी रचना को एक बार और चेक भी कर सकते हैं। अब आपकी इनमें से रचना बतानी, तो यही इनकी रचना नहीं है, जबकि जी पे सवार इलियाँ, अंधों का हाथी, एक था गधा, ये सभी इनकी शरद जोशी जी की रचनाएँ हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, सास बहू जिसे सहस्त्रबाहु के मंदिर का निर्माण कच्छपात वंश के किस राजा ने करवाया था? तो 49 का आंसर हम देख लेते हैं, आंसर होगा बी, महिपाल के द्वारा ये कराया गया था। अब आपको कमेंट बताना है, आपके एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सहस्त्रबाहु मंदिर है इनमें किस देवता के लिए समर्पित है? आप इसको कमेंट करके आप जरूर बताइए कौन से देवता से संबंधित है। अमृतलाल बेगड़ा कौन थे? 50 का आंसर होगा ए, सॉरी, तो यहाँ पर देखिए अमृतलाल बेगड़ा थे चित्रकार, ये चित्रकार भी थे और साहित्यकार भी थे, जैसे इनकी इन्होंने रचना भी लिखी है, जैसे नर्मदा नदी से संबंधित आपकी इन्होंने रचना लिखी है, जैसे सुंदर की नदी नर्मदा, नर्मदा तुम कितनी सुंदर, धीरे धीरे नर्मदा, इस टाइप की इन्होंने रचना लिखी है, तो आप देख सकते हैं। तो ये चित्रकार भी हैं और साहित्यकार भी हैं, क्योंकि साहित्यकार यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो ये जीएस के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, यहाँ पर आप इंग्लिश में देख सकते हैं। अब चलिए सोसाइटी मैनेजमेंट से यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो सिलेबस जारी किया गया था, सिलेबस के एक लाइन को उठाकर आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कैसे थे। तो यहाँ पर देखिए अब सिलेबस और वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन उसका वीडियो बना दिया है, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उनको आप देख सकते हैं। और वीडियो को अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आप चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए, तो आपको इसी प्रकार से अच्छा अच्छा कॉन्टेंट आपको मिलता रहेगा। तो मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की किस धारा में सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन दिया गया है? हम डबल पढ़ते जाते हैं ताकि आपको रिवीजन भी होता जाएगा। तो मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की किस धारा में सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन दिया गया है? तो इनका उनका आंसर आपको बताना कि आंसर क्या होगा 51 का, तो सी, धारा 7 में इसका ये आंसर दिया गया है। और आप परेशान मत होइए, हम लास्ट में इसकी आंसर की भी शो कर देंगे, तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर यदि कोई क्वेश्चन में आपको है डाउट है तो आप उसको एक बार चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा किस धारा के प्रावधान के अंतर्गत रजिस्टर ऑफ सोसाइटी की नियुक्ति की जाती है? तो आपको बताना है, 52 का आंसर होगा ए, धारा 4 के तहत आपकी की जाती है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973, सबसे पहले तो आपको अधिनियम ही याद करना है कि आपका कब आया था। पता चले कि आपको ये अधिनियम पूछ ले कब आया था, तो आपको यहाँ पर इसका अधिनियम को पहले याद रखना है कि मध्य प्रदेश जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम है ये 1973 में आया था। तो इसकी 1973 की धारा 12 के तहत किससे संबंधित है? तो 53 का आंसर होगा सी, सोसाइटी के नाम में परिवर्तन से ये संबंधित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 16(1) के अनुसार मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्राइबर सोसाइटी के कौन होंगे? इन्हें डैश इनमें से बताना है क्या होंगे। तो 54 का आंसर होगा ए, प्रथम सदस्य यहाँ पर होंगे। नेक्स्ट है,
मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 की धारा 20 किससे संबंधित है? तो 55 का आंसर आपको बताना है डी। सोसाइटियों की संपत्ति किस प्रकार निहित होगी, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 की धारा किसके अनुसार प्रत्येक समिति पूर्ण विवरणों सहित अंकीक्षक द्वारा अंकित आय एवं व्यय विवरण रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेंगे? तो 56 का आंसर होगा सी 28। अपील से संबंधित प्रावधान मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 के अध्याय किस में वर्णित है, कौन सी अध्याय में वर्णन किया गया है? तो 57 का आंसर होगा डी 10 में। मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1900, यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नियम 1998 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार द्वारा किस धारा एवं फार्म में जारी किया जाता है? तो 58 का आंसर होगा सी धारा 7 एवं फार्म दूसरे में। ये आपका इंग्लिश में दिया गया था, इसको आप इंग्लिश को आप पढ़ सकते हैं, आंसर सभी की सेम रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नियम 1900, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये नियम है जबकि वो 1973 का है, आपका अधिनियम है। नियम और अधिनियम आप समझ चुके होंगे, पॉलिटी पढ़ते हैं तो आप समझ चुके होंगे कि नियम कैसे होता है और अधिनियम क्या होता है। तो मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नियम 1998 की किस धारा में वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है? तो 59 का आंसर होगा बी धारा 27 में। नेक्स्ट है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा कौन सी धारा में साझेदारी में आवश्यकों से संबंधित है? तो 60 का आंसर होगा सी धारा 30 में। नेक्स्ट है, भारतीय अनुबंध जिसे संविदा बोलती है अधिनियम 1872 की धारा 4 किससे संबंधित है? तो 61 का आंसर होगा सी सूचना कब संपूर्ण हो जाती है? नेक्स्ट है, एक साझेदार वर्तमान फर्म से डैश के अनुसार अवकाश ग्रहण कर सकता है? तो 62 का आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी सभी साझेदारों की सहमति, एक्सप्रेस एग्रीमेंट और इच्छाधीन साझेदार में लिखित सूचना। तो ये सभी आपका इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 29 के अनुसार एक साझेदार अपना हित डैश हस्तांतरित कर सकता है? तो 63 का आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, विक्रय द्वारा, प्रभार द्वारा, बंधक यानी मॉर्टगेज के द्वारा। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की किस धारा के अनुसार फर्म का विघटन हो सकता है? तो 64 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, साझेदारों के बीच करार होना, करार का मतलब होता है क्या, एग्रीमेंट या समझौता होना, उसे करार बोलते हैं हिंदी में। तो साझेदारी के बीच करार होना चाहिए। तो 65 का आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी वैध, विधि सम्मत, अनुबंध के योग्य पक्षकारों द्वारा। नेक्स्ट है, मिथ्या कथन को भारतीय अनुबंध यानी संविदा अधिनियम 1872 की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो 66 का आंसर होगा ए धारा 18 में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, यहाँ पर आपको इंग्लिश दिया गया तो इसको आप देखते जाइए। भारतीय अनुबंध यानी संविदा अधिनियम 1872 की धारा 37 किससे संबंधित है? तो 67 का आंसर होगा बी अनुबंध के पक्षकारों के दायित्व से। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम। अब ध्यान दीजिए, ये आपको याद जरूर रखना है, मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब आया था? तो 2010 में। अब इसके पहले जो आपका सिविल सर्विस का एग्जाम हो जाता है 2019 वाला सिलेबस में, तो आपकी सिलेबस एक्ट भी आपकी थी, तो हालांकि अभी आपकी हट चुकी है, लेकिन इनको याद जरूर रखें। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 8 किससे संबंधित है? तो 68 का आंसर होगा ए पुनरीक्षण से संबंधित है। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के किस प्रावधान के अंतर्गत राजपत्र में सूचना जारी कर राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार है? तो 69 का आंसर होगा सी धारा 10 के क्लॉज 1 में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, भारतीय अनुबंधनी संविदा अधिनियम 1800। इन सभी पहले तो आपको एक अलग से नोट्स बनाइए, चार्ट बनाइए कॉपी में, पहले तो इन सभी की एक्ट याद रखिए कि ये अधिनियम आपके कब आया थी। तो भारतीय अनुबंध संविदा अधिनियम 1872 की किस धारा में कहा गया है कि एक करार जो विधि द्वारा, अब करार आप समझ चुके हैं जैसे एग्रीमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो अनुबंध या संविदा कहलाता है? तो आंसर आपको बताना है कि इनमें से क्या है। तो 70 का आंसर होगा डी धारा 2 स्मॉल एच में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय बाजार का घटक नहीं है? इनमें से नहीं और है, इसको विशेष ध्यान देना है। तो 71 का आंसर होगा सी रियल एस्टेट बाजार ये नहीं है, जबकि मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार और विदेशी मुद्रा बाजार ये सभी होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय प्रबंधन के स्वसिद्ध सिद्धांत हैं? तो 72 का आंसर होगा बी 2, 3 और 4। 2, 3 और 4। तो धन का समय मूल प्रासंगिक है, उच्च जोखिम के साथ उच्च प्रभावित प्रतिफल मिलता है और नकद प्रवाह
लेखांकन लाभ की तुलना में अधिक प्रासंगिक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जोखिम और प्रतिफल के बारे में सत्य नहीं यानी गलत आपको बताना है। तो पहले 3 आपको सही हो, चौथा आप गलत जब बता पाएंगे। तो 73 का आंसर देख लेते हैं, आंसर होगा बी। ये क्या है, गलत है, जो कि आपका सही आंसर है। तो सही वाले हम पढ़ लेते हैं। अब जोखिम और प्रतिफलों के बीच एक संबंध होता है। जोखिम और प्रतिफल का एक विशेष संयोजन जहाँ दोनों को अनुकूलित किया गया हो जोखिम प्रतिफल संतुलन कहा जाता है। प्रतिफल बढ़ाने के लिए एक वित्त प्रबंधक को अधिक जोखिम उठाना होगा। नेक्स्ट है, इंग्लिश में आपका दिया गया, तो इसको आप वीडियो को रोककर आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, आप डैश को वित्तीय प्रबंधन के लिए पूरक माना जाता है, तो किसके लिए माना जाता है। तो 74 का आंसर होगा सी, वित्तीय लेखांकन को। कौन सा वित्तीय निर्णय का प्रतिनिधित्व करता है। 75 का आंसर होगा सी, ऋण एवं स्वामित्व कोष के बीच अनुपात निर्धारित करना। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष कर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी गलत आपको बताना है। तो 76 का आंसर होगा सी। ये क्या है, सही नहीं है, जबकि सही क्या है, तो यह सीधे करदाता पर लगाया जाता है। यह उस व्यक्ति के द्वारा सीधे सरकार को भुगतान किया जाता है जिस पर उसे लगाया गया है। तो ये दो तो सही है, तीसरा ही गलत है, चौथा भी आपका सही है। यह करदाता की आय या संपत्ति पर लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष कर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत कथन आपको बताना है। तो 77 का आंसर होगा सी, ये सही नहीं है, जबकि सभी सही है। तो इसको देख लेते हैं हम। यह एक ऐसा कर है जो एक मध्यस्थ द्वारा एकत्रित किया जाता है। इसे करदाता किसी अन्य को हस्तांतरित कर सकता है और सीमा शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, और आपको कमेंट बताना कि जीएसटी आपका अप्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है, आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कर दायित्व के बारे में सत्य नहीं यानी गलत आपको बताना है। तो 78 का आंसर होगा बी, ये क्या है, सही नहीं है और यही आपका आंसर है। सही वाले देख लेते हैं। एक करदाता का कर दायित्व उसके निवासी स्तर पर निर्भर करता है। एक गैर निवासी को विदेशी आय भारत में कर योग्य नहीं है। एक व्यक्ति की विदेशी आय भारत में कर योग्य है यदि ऐसा व्यक्ति भारत का निवासी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के लिए संविधान संशोधन बिल को लोकसभा द्वारा पास किया गया था। तो आपको बताना है कब पास किया गया था, और अब कमेंट में आपको बताना है कि इसमें जीएसटी कौन से अनुच्छेद में है और कौन सा बिल नंबर आपका ये आया था। इन सभी को आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि हम आपका ये आंसर नहीं बताएंगे। अब आंसर बता देंगे तो आप सर्च नहीं करेंगे, और आप सर्च नहीं करेंगे तो आपको याद नहीं होगा, इसलिए आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए। आपको हैंड टू हैंड आपको कमेंट करके आंसर बताते जाना है, तो आपको याद ही हो जाएगा। तो 79 का आंसर होगा बी, 8 अगस्त 2016 को। और लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, इन सभी को भी आपको कमेंट करके जरूर बताना है। कैपिटल बजटिंग डैश का एक हिस्सा है। तो 80 का आंसर होगा बी, निवेश निर्णय का। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सी बजट की विशेषताएं हैं। तो 81 का आंसर देख लेते हैं, एक मिनट। तो 81 का आंसर होगा डी, 1 और 4 यहाँ पर सही हैं। तो बजट एक संख्यात्मक विवरण है और बजट एक निश्चित अवधि के लिए तैयार किया जाता है। तो जैसे निश्चित अवधि से मतलब यही, जैसे आप देख सकते हो, जैसे मानसून सत्र चलता है आपका, तो ये 6 महीने के लिए बनाया जाता है। इसी प्रकार से आपका शीतकालीन सत्र चलता है, इसी प्रकार से आप देखते जाएंगे। तो ये आपको इसी प्रकार से यहाँ पर ये बोला गया है, ये आपका इंग्लिश में दिया गया है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, स्थिर बजट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आजकल आप सही नहीं यानी गलत क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। तो 3 स्टेटमेंट जब आपको पता होंगे, जब चौथा इनमें से आप अलग कर पाएंगे, इसलिए आपको प्रिपरेशन अच्छी खासी करनी होगी। तो 82 का आंसर होगा सी, 82 का आंसर होगा बी। तो ये गलत है, बाकी सभी सही हैं। तो यह उत्पादन के विशेष गतिविधि स्तर के लिए तैयार किया जाता है, ये सही है। एक गतिविधि स्तर में परिवर्तन के कारण होने वाले लागत अंतर को नहीं दर्शाएगी, तो ये भी सही है। और यह स्थिर परिस्थितियों में उपयुक्त होता है। भारत में परिणाम बजटिंग का प्रारंभ देश में तत्कालीन वित्त मंत्री किसके द्वारा किया गया था। तो 83 का आंसर बताना है, आंसर होगा सी, 2005 में। यहाँ पर देखिए 2005-06 में, और पी चिदम्बरम के द्वारा यहाँ पर ये किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो ये आपका प्रीलिम्स में भी आया था एमपीपीएससी में। तो 84 का आंसर होगा बी, 1949 में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। और कौन से भारत शासन अधिनियम के तहत आपकी स्थापना हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय मंडल में अधिकतम कितने गवर्नर एवं उप गवर्नर नियुक्त हो सकते हैं। तो 85 का आंसर आपको बताना है, आंसर होगा डी, 1 गवर्नर और 4 उप गवर्नर यहाँ पर नियुक्त हो सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन इस बार गवर्नर के नाम भी पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से गवर्नर हैं और कौन से नहीं हैं। तो आपको इसको करंट से डाटा से अपडेट करके जरूर याद रख लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86, मध्यांचल ग्रामीण बैंक का प्रायोजक कौन है। तो 86 का आंसर होगा सी,
भारतीय स्टेट बैंक, अब जिसका मध्यांचल ग्रामीण बैंक में आपका खाता नहीं, से परिवार में देखिए आपके मम्मी या पापा या दादा या दादी का अकाउंट होगा उनका मध्यांचल ग्रामीण बैंक का, यदि आप एटीएम के लिए अप्लाई करने जाते हैं, इस बात को आप देखा होगा, तो जो आपका एटीएम आता है आप देखिए उसमें एसबीआई के द्वारा आपका बना का आता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये आपका प्रायोजक बैंक कौन सा है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तहत ही आपका, एसबीआई के तहत ही आपका ये काम करता है। तो 86 का आंसर क्या होगा, आंसर होगा सी। नेक्स्ट है आरबीआई बुलेटिन एक क्या है, तो 87 का आंसर होगा बी, मासिक प्रकाशन। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का गठन 1 अप्रैल 2019 को कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मिलाकर हुआ था, तो 88 का आंसर होगा 2। प्रोजेक्ट लागत की गणना करते समय निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु शामिल होता है, तो 89 का आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी सर्वेक्षण की लागत, परामर्श सलाह की लागत, ब्याज की लागत। नेक्स्ट है विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते समय उसमें शामिल होती है, तो 90 का आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी प्रोजेक्ट की अवधारणा, प्रोजेक्ट की लागत, प्रोजेक्ट की वित्तीय व्यवस्था। ये आपका इंग्लिश में दिया गया है। प्रशासन में लोक संपर्क अधिकारी वर्ग तथा नागरिकों के बीच पाए जाने वाली प्रधान एवं गौण संबंधों तथा इन संबंधों द्वारा स्थापित प्रभावों एवं दृष्टिकोणों की परस्पर क्रियाओं का मिश्रण है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है, तो ये आपको बताना है। तो 91 का आंसर होगा ई, GL मैकेनी के द्वारा ये आपका दिया गया है। प्रबंध क्या है, आपको बताना है प्रबंध क्या है, तो 92 का आंसर बताना है आपको, तो आंसर होगा डी, कला एवं विज्ञान क्या है, ये प्रबंध है। वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कौन कहलाते हैं, 93 का आंसर होगा सी, FW टेलर। लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से कार्यान्वित करने का नाम है। कानून को क्रियान्वित करने की प्रतिक्रिया एक प्रशासनिक क्रिया है। ये परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है, आपको बताना है, तो आंसर होगा वुड्रो विल्सन के द्वारा। इन्हें लोक प्रशासन का जनक भी माना जाता है, जो कि अमेरिका के कौन से पूर्व राष्ट्रपति थे, और आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, तो इन्हीं के समय आपका विश्व युद्ध भी हुआ था। अब आपको बताना है कौन सा विश्व युद्ध है इनके समय हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक लोक कल्याणकारी राज्य जहां पर संतुलित अर्थव्यवस्था होती है तथा गणतंत्र में संविधान रहता है, तब तक कार्य नहीं कर सकता जब तक एकीकृत ढांचे वाला विस्तृत लोक प्रशासन ना हो। यह कथन किस विद्वान के द्वारा दिया गया है, तो 95 का आंसर होगा बी, DG कर्वे के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। 95 का आंसर होगा बी। भारत में सूचना का अधिकार कब से लागू हुआ था, तो 96 का आंसर बताना है आपको, आंसर होगा ई, 12 अक्टूबर 2005 को। अब आपको थोड़ा सा टफ हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो आपको बन जाएगा। तो जो भारतीय जो सूचना का अधिकार है, एक कौन सा बात था सुप्रीम कोर्ट में जिसके द्वारा आपको सूचना का अधिकार आया था, तो आप कमेंट करके आप उसको भी बता सकते हैं, या कमेंट नहीं करते तो आप उसको क्वेश्चन को सर्च कर लेंगे, तो आपको ये जरूर एक नया फैक्ट आपको याद हो जाएगा। इसलिए आप इसको याद करते जरूर जाइए। अब क्वेश्चन आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि आप सर्च नहीं करेंगे, इससे आपको ही लॉस होगा। हेनरी फ्यूल की प्रबंध के सिद्धांत इनमें से बताना है कितने हैं, तो 97 का आंसर होगा सी, 14। हालांकि आपने पटवारी का क्वेश्चन जब आपने प्रिपरेशन की थी तो उसमें भी आपका मैनेजमेंट था, तो उसमें भी आपने अच्छी खासी इनकी नाम सुना होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रशासन का वास्तविक मूल और बुनियादी सेवा है जो जनता के लिए की जाती है। उपरोक्त तो कथन इनमें से बताना है किसका है, तो 98 का आंसर होगा सी, निग्रो के द्वारा। ये आपका इंग्लिश में दिया गया, तो इसको आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं वीडियो को रोककर। नेक्स्ट है, अब लोकतंत्र प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता है, तो ये बताना है आपको कथन किसका है। ये आपने, यदि आप स्टेट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो आपने सब जो आपका एथिक्स वाला पेपर है उसमें आपका लोक प्रशासन टॉपिक था आपका, जो उसके पहले सिलेबस में, उसमें भी आपने यहाँ पर ही पढ़ा होगा। तो 99 का आंसर बताना है आपको, तो आंसर होगा बी, ओटवे टीट के द्वारा आपका ये बोला गया। क्या, लोकतंत्र प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता है, और इसी स्टेटमेंट की डायरेक्ट लाइन से यहाँ पर क्वेश्चन आपका मेंस में पूछ लिया गया था कि लोकतंत्र में प्रशासक एक नैतिक कार्य है और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता है, उपयुक्त की विवेचना कीजिए। तो आपका इस प्रकार से क्वेश्चन भी आया था, आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। उद्देश्य अनुसार प्रबंध की विचारधारा को सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो 100 का आंसर होगा सी, पीटर एफ ड्रकर। उद्देश्य अनुसार प्रबंध की विचारधारा को सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो आंसर होगा सी, पीटर एफ ड्रकर। नेक्स्ट है, नेतृत्व की प्रभावशीलता का 4 स्तरीय प्रारूप किसने प्रदान किया था, 101 का आंसर होगा रेंसन लिकर्ट के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं,
कौन सी नेतृत्व की विशेषता नहीं है, इनमें से बताना है कौन सी नेतृत्व की विशेषता, लीडरशिप की विशेषता यहाँ पर नहीं है। तो 102 का आंसर बताना है आपको, क्या होगा? तो आंसर होगा सी, ये नेतृत्व लक्ष्य अभिमुखी नहीं है, तो ये आपको बताना ही गलत है। तो नेतृत्व प्रभावित करने की एक प्रक्रिया है, नेतृत्व परिस्थितियों से संबंधित है, नेतृत्व अनुयायी की भूमिका को मान्यता देती है। तो आपका यहाँ पर आंसर रहेगा सी, आपका अभिमुखी नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं आप। 1995 के लोकपाल विधेयक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पद लोकपाल के क्षेत्र अधिकार में है? अब तो आपकी नए सिलेबस में भी, सिविल सिलेबस में आप आ चुका है, तो इसको भी आप पढ़ेंगे और यहाँ पर भी आप पढ़ेंगे। तो 103 का आंसर आपको बताना है क्या होगा? आंसर होगा प्रधानमंत्री। 1995 लोकपाल विधेयक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पद लोकपाल के क्षेत्र अधिकार में है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री। अब ध्यान से समझिए कि जो लोकपाल का पद है, इसकी नियुक्ति भी लोकपाल के द्वारा ही, प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही की जाती है, और ये प्रधानमंत्री की जांच भी कर सकता है। तो इनके जब आप मेंस में पढ़ेंगे, इसका जब एनालिसिस करेंगे, तो आपका इस प्रकार से आप उसकी जब वो आप विवेचना करते हैं, आपका आलोचना करते हैं आप, तो इन पर आरोप भी लगाया जाता है कि इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, और इस प्रधानमंत्री की जांच करते हैं। तो ये निष्पक्ष होकर कैसे जांच करेंगे, आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ से इसको याद रख सकते हैं। तो इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। और एक क्वेश्चन और आपका बीपीएससी में पूछा गया और अन्य एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का ऐसा पहला राज्य कौन सा है जिसने लोकायुक्त विधेयक को प्रस्तावित किया था? ये भी आपको कमेंट करके बताना है, और आप इसको सर्च करके, याद करके, नोट करके जरूर रखते जाइए। नेक्स्ट देख लेते हैं, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम आपको बताना है इनमें से कौन सा है? तो 104 का आंसर होगा बी, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम आया था आपका कब? 2013 में। नेक्स्ट है, लोकपाल संस्था की संरचना बॉडी में कौन कौन शामिल होते हैं? तो 105 का आंसर आपको बताना है, आंसर होगा सी, एक अध्यक्ष एवं 8 सदस्य होते हैं। और आपके वर्तमान लोकपाल कौन है वो भी आपको याद करके रखना है, पता चले कि वही पूछ ली जाए आपसे तब उसको भूल जाए, इसलिए आपको वर्तमान लोकपाल भी याद करके रखना है। और आपका जो नया लोकपाल का जो लोगो आया है उसको याद करके रखना है कि उसका जो कथन है आपका वो क्या बोला गया है उस लोकपाल के लोगो में। तो अब लोकपाल आप सर्च करेंगे गूगल पर, तो उसकी वेबसाइट में आप देखेंगे, तो जब आपका लोगो आएगा उस लोगो में आपको लोकपाल का एक कथन भी आपको देखने को मिलेगा वो, तो उसको जरूर याद करके रखिए। वो आपसे भाई बहुत सी बार क्वेश्चन में, वन डे एग्जाम में भी आपका पूछा गया, इसमें भी आपका पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश शासन की सीएम हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये आपको बताना है, तो आपका सिंपल सा है, आपने भी इसका बहुत बार प्रयोग किया होगा। तो 106 का आंसर होगा सी, 181। नेक्स्ट है, ये आपका इंग्लिश में दिया गया है, तो इसको आप पढ़ते जाइए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत नहीं है? यानी नेचुरल न्याय, जिसे नैसर्गिक यानी नेचुरल न्याय का सिद्धांत नहीं है। तो 107 का आंसर बताना है आपको क्या है? तो आंसर होगा सी, ये क्या है, नहीं है, जबकि सही। तो नेमो यूडेक्स इन जुआ, इनके नाम ही अलग प्रकार के हैं। नेमो यूडेक्स इन कोजासुआ, किसी को भी अपने मामले में फैसला नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट, ऑडी अल्टर पोर्टेम, अन्य पक्षकार को सुनना, और आपको गलत बताना था। तो 107 का आंसर क्या था? आंसर था सी, तो ये सी आपका गलत है, जबकि रीड एंड डिसेक्शन तर्कपूर्ण निर्णय, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नैसर्गिक न्याय की रीड डिसीजन यानी तर्कपूर्ण निर्णय सिद्धांत किससे संबंधित केस या बात कौन सा है, इनमें सबको बताना है। तो 108 का आंसर हम देख लेते हैं, आंसर होगा बी, मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला। और ये जो मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला है, इसी के द्वारा आपको भारत में विदेश यात्रा करने का अधिकार दिया गया है, जो कि आप पॉलिटी में आप पढ़ेंगे मूल अधिकार में, तो आप इस बात को ही आपने पढ़ा होगा। तो 108 का आंसर होगा बी, मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला। सीबीसी का पूर्ण रूप क्या है, यानी पूरा नाम आपको बताना है। तो 109 का आंसर आपको बताना डी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग, जो भी आपकी आयोग में आपने सिविल सर्विस में भी पढ़ा होगा प्रीलिम्स में, तो आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लोकपाल एक डैश स्तरीय संस्था है और लोक आयुक्त एक डैश स्तरीय संस्थान है। तो आपको बताना है, सिंपल सा आंसर है, आप पढ़ा होगा, आप देखेंगे। तो 110 का आंसर हम बता देते हैं, आंसर होगा बी। तो लोकपाल आपका केंद्र में होता है, राष्ट्रीय संस्था है, और लोकायुक्त आपका राज्य में होता है, तो ये राज्य संस्था है। 111 का आंसर देख लेते हैं, किस प्रकार के ई कॉमर्स में व्यावसायिक फर्मों के मध्य लेन देन शामिल होते हैं? तो 111 का आंसर होता है ए, B2B, वेबसाइट से व्यवसाय, यानी बिजनेस टू बिजनेस। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स प्रारूप मॉडल का एक प्रकार नहीं है, यानी गलत आपको बताना है। तो 112 का आंसर देख लेते हैं, 112 का आंसर होगा सी, वस्तु से ग्राहक, यानी C2C आपका गलत है। तो व्यवसाय से ग्राहक यानी B2C होता है,
C2C यानी ग्राहक से व्यवसाय यानी कंज्यूमर टू बिजनेस, और व्यवसाय से व्यवसाय यानी बिजनेस टू बिजनेस। ये आपका यहाँ पर ई कॉमर्स का मॉडल का एक प्रकार होता है, जबकि वस्तु से ग्राहक ये इस प्रकार से कोई नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का लाभ है, तो आपको बताना है। तो 113 का आंसर देख लेते हैं, आंसर होगा डी। तो प्रचलन लागत में धीमी गिरावट, बाजार स्थान का अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक विस्तार, तुरंत समय अनुसार सुदूरप्रवृत्ति डिजिटल उत्पाद, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपका 2023 या 24 में भी आपका इसी प्रकार का क्वेश्चन आया था, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ई कॉमर्स की विभिन्न तकनीकों और सुविधाओं विशिष्टताओं के संबंध में API का पूरा नाम क्या है। तो 114 का आंसर आपको बताना है, तो आंसर होगा सी, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब आपने यदि प्रोग्राम में यदि थोड़ा बहुत अपने ऐप्स वगैरह में आपने जानकारी देखी होगी या रुचि ली होगी, आपने पढ़ा होगा या कोई काम किया होगा, तो आपने API का नाम आपने जरूर सुना होगा, यानी इसका प्रयोग भी आपने किया होगा। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे आपने DCA PGDC में पढ़ा होगा, जो आप वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाते हैं, आप कोई भी टूल बनाते हैं, तो उसमें आपने इसको भी API को आपने उपयोग किया होगा। तो यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, समंकों का संसाधन प्रसंस्करण डैश हो सकता है। 115 का आंसर होगा सी, या तो तालिकाओं के रूप में या ग्राफ के रूप में यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट डैश, एक कंप्यूटर प्रोग्राम में इनपुट के माध्यम से सूचना को दूसरे माध्यम में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है, तो बताना इनमें से क्या है। तो 116 का आंसर होगा बी, समंक प्रविष्टि। मेमोरी कार्ड एक क्या है, तो 117 का आंसर होगा सी, ये डिजिटल भंडारण उपकरण है। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स में ऑनलाइन भुगतान के लिए तत्काल भुगतान सेवा जैसे IMPS लेनदेन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता होती है। तो 118 का आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी प्राप्तकर्ता का MMID 7 अंकों का MMID नंबर, लाभार्थी का मोबाइल नंबर। ये आप IMPS से आपने, एक आपका NFT होता है और एक आपका RTGS होता है, एक आपका IMPS होता है। इन सभी को आपने पढ़ा होगा और इसका आपने इस्तेमाल भी किया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक खुदरा स्टोर या केंद्रीय वेयरहाउस मॉल की प्राप्ति के बिंदु पर डैश स्कैनिंग का उपयोग किया जाता है। तो 119 का आंसर बताना है आपको क्या होगा। तो बार कोड या रेडियो फ्रिक्वेंसी आपकी पहचान, आपने इस प्रकार से देखा होगा, ये आपने इस प्रकार से लाइन लाइन वाला जो आपको कोड देखा होगा, ये क्या आपका बार कोड है। और जब आप फॉर्म फिल करते हैं, आप PSC का फॉर्म फिल किया होगा, तो आपके फोटो के नीचे आपका इस प्रकार से जो कोड आपका आता है, तो वो क्या है आपका QR कोड, क्विक रेस्पॉन्स कोड। आपका जो बार कोड होता है बाइनरी कोड रीडर। तो इसका आपको आंसर बताना था, 119 का आपको आंसर बताना था, तो आंसर होगा सी, बार कोड या रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान। जैसे आप कोई मॉल वगैरह में जाते हैं, जब आप कोई सामान खरीदते हैं, तो वहाँ से आप देखेंगे तो वो स्कैन किया जाता है वो लेजर लाइट से, तो वही क्या है आपका ये बारकोड है। विपणन व्यवहार रचना तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी डेटा माइनिंग तकनीक है। तो 120 का आंसर बताना है, आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी क्लस्टर विश्लेषण, एसोसिएशन नियम सीखना यानी रूल लर्निंग और निर्णय वृक्ष। नेक्स्ट है, समंक संसाधन डेटा प्रोसेसिंग में मुख्य रूप से शामिल है, बताना है इनमें से कौन सा। तो 121 का आंसर होगा डी, इस प्रकार के आंसर उपरोक्त सभी ही होती है। तो संपादन, संकेतांकन यानी कोडिंग और वर्गीकरण और सारणी एन। अब जो इस प्रकार के, ध्यान दीजिए और एक बात और आपको बता दें कि जो इस प्रकार के टर्म होते हैं, आप इसको थोड़ा इनको इंग्लिश वर्जन भी देखते जाएंगे तो आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। इसलिए आप इंग्लिश को, भले आप हिंदी मीडियम के हैं, ऐसा नहीं है को हम इंग्लिश से मतलब नहीं, अब इसके पेपर को जब मिलता है तो थोड़ा सा पलट कर इंग्लिश में भी पढ़ लें। जैसे अब यहाँ पर आपका सारणियाँ दिया गया है, संकेतकन दिया गया है, संपादन दिया गया है, इस प्रकार के टर्मों को आप इंग्लिश में देखेंगे तो इनको थोड़ा सा आसानी होती है, इसलिए इंग्लिश को भी जरूर देखते जाइए। भारत में गैर सरकारी संगठनों NGOs के पंजीकरण को नियंत्रित करने वाला मुख्य कानूनी अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको बताना था, 122 का आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1982 और भारतीय कंपनी अधिनियम 2013। अब ये तीनों एक्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर रखिए, क्योंकि जैसे आपने UPSC में आपने जो UPF होता है, EPFO APFC जो आपके एग्जाम हुए थे, उनमें भी आपका सेम था, इसमें भी आपको इसी प्रकार से ईयर डायरेक्ट यहाँ पर ईयर भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम कब आया था, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम कब आया था, भारतीय कंपनी अधिनियम कब आया था, इन सभी को आपको याद करके जरूर रखिए। और एक बात और, हिस्ट्री में आप पढ़ देंगे, कंपनी अधिनियम में आपके अलग अलग गवर्नर जनरल के समय आते हैं, तो उनको भी आप ऐसे रिलेट करके जरूर याद रखते जाइए, तो आपको यहाँ से हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको इंग्लिश में दिया गया है, तो इसको इंग्लिश को पढ़ते जाइए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम,
सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत गैर शासकीय संगठन जैसे एनजीओ के पंजीकरण के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो 123 का आंसर होगा सी, 7। अब जैसे जो आपकी सोसाइटी पंजीकरण कंपनी एक्ट होते हैं, इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे आपका एनसीईआरटी हुआ, बीसीसीआई हुआ, ये सभी जैसे आप पॉलिटी में पढ़ेंगे। अब जैसे राज्य की श्रेणी में आती है और राज्य की श्रेणी में नहीं आती, तो जैसे आपको ये राज्य की श्रेणी में नहीं आती है क्योंकि इसके तहत आपका ये कंपनी एक्ट के तहत आपकी पंजीकृत नहीं है। भारत में एक गैर शासकीय संस्था या संगठन को कैसे पंजीकृत किया जा सकता है? तो 124 का आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी एक सोसाइटी के रूप में, एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में और एक ट्रस्ट के रूप में। भारत में गैर शासकीय संगठन जैसे एनजीओ के पंजीकरण और अनुपालन का नियंत्रण करने वाला प्रमुख नियामक प्राधिकार कौन है? तो 125 का आंसर इन्होंने एमपीपीएससी ने डिलीट कर दिया है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अब, एक एनजीओ आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत पंजीकरण करके आयकर से छूट प्राप्त कर सकता है? तो 126 का आंसर होगा सी, धारा 12(a) के तहत। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 किससे संबंधित है? तो 127 का आंसर बताना है, तो आंसर होगा डी, गैर लाभकारी कंपनियों के संगठन से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भर्ती की आंतरिक पद्धति नहीं है? तो आंसर देखना है आपको, 128 का आंसर होगा सी, रोजगार कार्यालय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भर्ती के आंतरिक स्रोत का लाभ नहीं है? तो 129 का आंसर आपको बताना है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। 29 का आंसर होगा सी, संगठनों को नए कौशल का लाभ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि कर्मचारी प्रशिक्षण की ऑफ द जॉब विधि है? तो 130 का आंसर होगा बी, सम्मेलन विधि। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको यहाँ पर इंग्लिश में दिएगा, तो इसको आप इंग्लिश में भी पढ़ते जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 131 का आंसर होगा ए, 1948 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कदम भारत सरकार की उद्योग नीति 1991 का मुख्य उद्देश्य नहीं है? तो 132 का आंसर आपको बताना है, तो आंसर होगा सी, मानवीय संसाधनों का न्यूनतम उपयोग प्राप्त करना। ये आपका नहीं है, जबकि सभी तीनों सही है, तो उसको पढ़ते जाइए। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत ने डैश की नई उद्योग नीति के माध्यम से अपनी आर्थिक उदारीकरण नीति कब शुरू की? तो 133 का आंसर होगा सी, 1991 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, नवंबर 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन पीएलआई योजना में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का आपको इनमें से चयन करना है। तो 134 का आंसर हम देख लेते हैं, 134 का आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, फार्मास्यूटिकल औषधियाँ जो कि आपकी फार्मास्यूटिकल विभाग होता है, और दूरसंचार एवं नेटवर्क उत्पाद जो कि दूरसंचार विभाग के तहत आपका ये आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पीयूएस यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग द्वारा पेट्रोलियम रिफाइनिंग में किसी भी निवेश या मौजूदा पीएसयू में घरेलू इक्विटी को कम किए बिना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की अधिकतम सीमा क्या है? तो 135 का आंसर आपको बताना है, तो 135 का आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, 49%। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र या क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई निषिद्ध है? तो 136 का आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी लॉटरी व्यवसाय, चिटफंड, हस्तांतरण विकास अधिकार यानी टीडीआर में, ये सभी आपका यहाँ पर 36 का आंसर होगा डी। ये आपको इंग्लिश में दिएगा, तो इसको इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अब, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए कौन सी उत्तर पूर्वी परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना उन्नति 2024 केवल नई इकाइयों के लिए है? तो आपको बताना है, 137 का आंसर होगा सी, विनिर्माण और सेवा से जुड़ी प्रोत्साहन योजना। तो आंसर होगा 137 का आंसर होगा सी, आपको देख लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, देश के किस वर्ष के बजट में राष्ट्रीय एकल खिड़की योजना NSWS की घोषणा की गई थी? तो 138 का आंसर होगा सी, 2020 से 21 के मध्य। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों की पोर्टल के साथ GIS आधारित मंच निम्नलिखित में से कौन सा है जो अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था? तो 139 का आंसर आपको बताना है, तो आंसर होगा बी, PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, जो कि PM गति शक्ति योजना की प्रारंभ की गई थी।
मेक इन इंडिया पहल जो 25 सितंबर 2014 को निवेश की, अब सबसे पहले तो इसकी अपडेट ही याद रख लीजिए क्योंकि डेट भी बहुत बार पूछी गई है। तो मेक इन इंडिया पहल जो 25 सितंबर 2014 को निवेश को सुविधाजनक बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने तथा सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए शुरू की गई थी। यह किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है आपको बताना है। तो 140 का आंसर होगा डी, संपूर्ण देश से आपका ये संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की संशोधित निवेश प्रोत्साहन पैकेज योजना में पूंजीगत सब्सिडी क्या है। तो 141 का आंसर आपको बताना है। तो आंसर होगा ए, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में निवेश के लिए 20% और गैर ईजेड में 25% यहाँ पर रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक निजी संवाद को सुदृढ़ करने और उद्योगों के रुझानों, नीतिगत सुझावों और नियामक सुधारों पर सलाह देने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य उद्योग सलाहकार परिषद का गठन किया गया। तो 142 का आंसर आपको बताना है। आंसर होगा सी, प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश शासन की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2014 अक्टूबर 2019 को संशोधित की गई थी के अनुसार एक विनिर्माण उद्यम जैसे प्लांट और मशीनरी में 25 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये के बीच निवेश को किस प्रकार की श्रेणी में रखा जाता है। तो 143 का आंसर आपको बताना है इनमें से क्या रहेगा। तो आंसर देख लेते हैं। आंसर होगा बी, लघु पैमाने की औद्योगिक इकाइयाँ। ये आपका इंग्लिश में है तो इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2014 कब शुरू की गई। तो 144 का आंसर आपको बताना है। आंसर होगा सी, 1 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी इकाई लघु उद्योग इकाइयों की श्रेणी के अंतर्गत विस्तार, विविधीकरण, तकनीकी उन्नयन में प्रोत्साहन के लिए पात्र है। तो 145 का आंसर होगा ए, उत्पादन की तारीख से पिछले 2 वर्षों और अगले 1 वर्ष के दौरान संयंत्र और मशीनरी में किया गया निवेश। आपका पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है एमएसएमई का पूरा नाम क्या है। एमएसएमई का पूरा नाम क्या है। तो 146 का आंसर होगा सी, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। नेक्स्ट है एमएसएमई विभाग मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की एमएसएमई इकाइयों के लिए प्रति वर्ष दिए जाने वाले प्रथम पुरस्कार हेतु कितनी राशि निश्चित की है। तो 147 का आंसर होगा बी, यानी आपकी 2.5 लाख रुपये यहाँ पर निवेश रहेगा। इसको आप देखते जाइए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। मध्य प्रदेश औद्योगिक संवर्धन नीति का दृष्टिकोण यानी विजन सतत औद्योगिकरण, रोजगार सृजन और कौशल अभिवृद्धि के लिए माध्यम से मध्य प्रदेश के लोगों के लिए देश की कल्पना करना है। तो 148 का आंसर आपको बताना है। आंसर होगा बी, आर्थिक समृद्धि लाने में। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन रजिस्ट्रेशन करवाने वाली एक सहायक संस्था में कितने सदस्य आवश्यक हैं। तो 149 का आंसर होगा बी, 7 या 7 से अधिक व्यक्तियों का होना। लास्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अनुसार एलपीजी का पूरा नाम बताना है आपको क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 150 का आंसर होगा बी, यानी आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यानी लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आपका ये रहेगा। तो ये तो रहे आपके 150 क्वेश्चन। इसको इंग्लिश में आप देख सकते हैं। ये आपका रफ्तारी के लिए था। अब चलिए इसकी एक बार हम आपको आंसर की ओर शो कर देते हैं। उसके बाद आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसको आंसर की से आप एक बार मैच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपकी ऑफिशियल आंसर की सहायक पंजिका की, जो कि 26 दिसंबर 2024 को फाइनल आंसर की जारी की गई थी। यहाँ पर आप देखते जाइए। यहाँ पर इसकी पूरी बार जानकारी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आपका सेट दिया गया है। तो ये पेपर क्वेश्चन नंबर सेट ये था। तो यहाँ पर देखेंगे आप इसकी फाइनल आंसर की आपकी दी गई है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम 2023 जनरल स्टडी एंड सोसाइटी मैनेजमेंट। तो आपका यहाँ पर सीरीज ई से, अब जैसे यहाँ पर देखिए तो सीरीज में क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर आपका आंसर डी होगा। इसी प्रकार सीरीज बी आपका 31 का आंसर डी होगा। तो हमने सीरीज ए के अनुसार करा है, तो आपको सिर्फ सीरीज ए के अनुसार आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। यहाँ पर सबकी अलग अलग यहाँ पर क्वेश्चन वाइज यहाँ पर आपके अलग अलग नंबर यहाँ पर दी गए हैं। तो इसको वीडियो को आप चाहे तो रोक कर आराम से स्क्रीनशॉट लेकर इसके आंसर की को एक बार चेक कर सकते हैं। तो इसको आप यहाँ पर स्क्रॉल करके आप देखते जाइए। और आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए या किसी प्रकार कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो ये छोटी सी हमारा प्रयास था। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, तो आपको इसी प्रकार की जानकारी, नई नई अपडेट आपको मिलती रहेगी। और इसका जो विस्तृत नोटिफिकेशन है और विस्तृत सिलेबस है एग्जाम पैटर्न का, सभी का हमने वीडियो बना दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।